हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपके रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी होने वाले हैं और उसके लिए हम काफ़ी दिनों से अपनी प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको अपने चैनल पे। तो अब बहुत ही फास्ट ट्रैक पे प्रिपरेशन आपको करनी होगी क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो हम देखिए बच्चों, अपने चैनल पे 450 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो अच्छे से देखेंगे, सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। करंटली मैं 9 साल से यूएसए में सेटल हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे कि आपको डिसएडवांटेज बतानी है एक, जो कि होती है सस्पेंशन की। अगर एज अ डोसेज फॉर्म सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है तो अलग अलग देखिए बच्चों ऑप्शन है। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज, इंप्रूव्ड स्टेबिलिटी, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो आपसे डिसएडवांटेज पूछी है, मतलब क्या इसकी क्या अच्छा नहीं होता है इसका यूज करने के बारे में अगर हम बात करें तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। अब इसमें क्या होता है, देखिए सस्पेंशन ऐसी प्रिपरेशन होती है जहां ये जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डिस्पोज होते हैं लिक्विड मीडियम में, जैसे इंसुलिन के सस्पेंशन आते हैं। अगर इनको थोड़ी देर के लिए इस तरह से छोड़ दिया जाता है स्टैंडिंग कंडीशन में, इस तरह से खड़ा करके अगर इनकी बॉटल्स को छोड़ दिया जाता है तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये नीचे जमा होने लगते हैं, मतलब इकट्ठे होने लगते हैं। तो इसीलिए स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि जब भी किसी भी तरह का सस्पेंशन इस्तेमाल करें तो बॉटल को शेक जरूर कर लिया करें। और क्यों क्यों ऐसे किया जाता है, क्योंकि लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज मतलब हो सकता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल नीचे ही सेटल डाउन हो जाए और जो ऊपर वाला क्लियर लिक्विड अगर आप किसी भी तरह से ले रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो वो, जिस भी पर्पस के लिए आप उसे ले रहे हैं। तो दैट इज़ वाई ये इसकी डिसएडवांटेज है। बट सस्पेंशन जो है उसको वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उन पेशेंट्स को देने के लिए जिनको टैबलेट या कैप्सूल स्वालो करने में यानी निगलने में काफ़ी परेशानी होती है। बट इसकी डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया, ऑप्शन ए, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो देखिए इसमें हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स के नाम बताए गए, जैसे गैस्ट्रिक इम्पटिंग रेट, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, पीएच ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग। ये अफेक्ट नहीं करता है कि किस तरह से ड्रग एब्जॉर्ब होगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, देखिए ये पूरा ही जो ट्रैक होता है जिसके थ्रू हमारा खाना ट्रेवल करता है, यहाँ से लेके हमारे स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन में आता है और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग उसको अफेक्ट नहीं करता। क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो देखिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट अफेक्ट करता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट का मतलब होता है कि कितना जल्दी खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, उसको कहा जाता है, उस रेट को कहा जाता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। ये आपको याद रखना है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का क्या मतलब होता है, देखिए जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान देखिए ये जो हमारे इंटेस्टाइन होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है और फिर रिलैक्स होती है। तो एक तरह की प्रोपेलिंग मूवमेंट यानी खाने को आगे फेंकने की मूवमेंट करता है जो भी फूड इस ट्रैक में होता है, ताकि खाना जो है ये ट्रेवल करके सब जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाए और फाइनली जो भी वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये प्रोपेल मूवमेंट खाने को आगे फेंकने की या जो भी फूड या जो भी चीज़ें होती हैं उसको आगे फेंकने की मूवमेंट को कहा जाता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो ये भी अफेक्ट करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। पीएच ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। देखिए स्टमक की पीएच जो है वो एसिडिक पीएच का होता है स्टमक। इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज दोनों ही इंटेस्टाइन बेसिक पीएच के होते हैं। तो इनसे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि किस तरह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। और देखिए एक और चीज़ें होती है जैसे पार्टिकल साइज भी अफेक्ट करता है, बट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग अफेक्ट नहीं करता है उसके एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इसमें से क्या एक तरह की एडवांटेज है ट्रांसडर्मल पैचेस को यूज करने की। तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, इसमें आंसर है इसका ऑप्शन बी, अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो देखिए जो भी ड्रग हम अपने माउथ के थ्रू लेते हैं तो वो हमारी पूरा ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को ट्रेवल करती है और वो इस दौरान मेटाबोलाइज हो जाती है। मेटाबोलाइज मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो एक्चुअल साइट तक पहुंच पाती है। जैसे मान लीजिए पेट में दर्द है या
बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की ड्रग देनी पड़ेगी, क्योंकि लिवर के थ्रू बहुत सारी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाएगी एंड देन वो अपना एक्शन शो करेगी एक्चुअल। बट यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, देखिए ड्रग इस तरह के पैचेस की फॉर्म में ड्रग दी जा रही है। इस तरह के पैचेस होते हैं, देखिए ट्रांसडर्मल पैचेस, जहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर होती है ड्रग, फिर ये बैकिंग होती है जो ऊपर की तरफ आपको दिखती है पट्टी जैसी, उसको कहते हैं बैकिंग। ये एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर एडेसिव होता है और ये इसका लाइनर होता है जिसके थ्रू ये स्किन से अटैच हो जाते हैं पैचेस। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ड्रग का, ड्रग लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज नहीं होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर की जाती है, लेविगेशन, कंप्रेशन, ग्रैन्युलेशन या लायोफिलाइजेशन। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, लेविगेशन मेथड के थ्रू लिक्विड डोसेज फॉर्म्स प्रिपेयर की जाती हैं। देखिए ये क्या होता है, इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो सॉलिड होता है, जो ड्रग होती है, जो एक्चुअल ड्रग होता है जिसके लिए जिसको दिया जाता है एक्चुअल इफेक्ट कॉज करने के लिए, तो इस ड्रग को ट्रिचुरेट किया जाता है। इस तरह से लैब में भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो इसको ट्रिचुरेट किया जाता है सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड व्हीकल के साथ, और ये लिक्विड व्हीकल ऐसा होता है जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल इनसॉल्युबल है, मतलब ट्रिचुरेट जब इसको साथ में मिलाया जाए तो ये घुल ना जाए उस लिक्विड मीडियम में। तो इस तरह से इन दोनों को साथ में मिला के बनाई जाती है लिक्विड डोसेज फॉर्म, इसको कहा जाता है लेविगेशन को। कंप्रेशन एंड अगर हम कंप्रेशन एंड ग्रैन्युलेशन की बात करें तो ये इस मेथड से तो टैबलेट्स वगैरह होती हैं जो बनाई जाती हैं, आपने पढ़ाई होगा इसको अपने चैप्टर में, अपने थ्योरी में। लायोफिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये फ्रीज ड्राइंग टेक्निक को कहा जाता है लायोफिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो सॉलिड जो भी प्रोडक्ट होता है उससे वाटर को रिमूव किया जाता है, उसको फ्रीज करके देखिए डायरेक्ट आइस बन जाती है और आइस को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये तीनों मेथड तो नहीं है, तो कौन सा मेथड है, ऑप्शन ए लेविगेशन मेथड। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जिसके द्वारा जो सॉलिबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है किसी भी पुअरली सॉल्युबल ड्रग की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर इम्प्रूविंग द सॉलिबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो पहले देखिए आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका ऑप्शन है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू इमल्शंस प्रिपेयर किए जाते हैं। इमल्शन बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, और इसी को बनाने की जो प्रोसेस होती है, इमल्शन बनाने की प्रोसेस, उसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। अगर हम बात करें देखिए पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स क्या होती हैं, तो देखिए हो सकता है कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है किसी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसमें जो ड्रग पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो रहा है, अच्छे से वो घुल नहीं रहा है, एक तरह का स्टेबल प्रिपरेशन नहीं फॉर्म कर पा रहा है। तो ये सारे मेथड जैसे कॉम्प्लेक्सेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन एंड पार्टिकल साइज रिडक्शन जैसे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे एक तरह का स्टेबल प्रोडक्ट बन पाए और वो स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो डिस्पेंस किया जा सके। तो दैट इज वाई इस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इमल्सिफिकेशन इस तरह का मेथड नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एक्सिपिएंट्स है जो कि टैबलेट की प्रिपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम स्टेरेट, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम स्टेरेट इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए इसको मैग्नीशियम स्टेरेट को एज अ ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो प्रोसेस आपने पढ़ी होगी अपनी थ्योरी में, उसमें क्या होता है कि पाउडर जो होते हैं वो ईजिली फ्लो हो पाए, आराम से वो जो मशीन होती है टैबलेट मेकिंग मशीन, उससे आराम से वो पास हो पाए, फ्लो उनका इंप्रूव हो पाए, फ्लो उनका अच्छा हो पाए, इसीलिए मैग्नीशियम स्टेरेट को ऐड किया जाता है एज एन ल्यूब्रिकेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटेरिक कोटिंग ऑन टैबलेट्स। एंटेरिक कोटिंग क्यों की जाती है टैबलेट्स पे? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट करने के लिए टैबलेट को या जो भी ड्रग होता है उसको गैस्ट्रिक एसिड से। देखिए एंटेरिक कोटिंग उन टैबलेट्स पे की जाती है जिनको स्टमक में डिजोल्व नहीं करवाना है, जिनको स्टमक के जो एसिडिक एनवायरनमेंट होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा था स्टमक की पीएच एसिडिक होती है और
इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक होती है। तो अगर इंटेस्टाइन में कोई भी ड्रग पहुंचती है, कोई भी टैबलेट पहुंचती है, तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है एब्जॉर्ब होने के लिए, ज़्यादा अच्छे से वो एब्जॉर्ब होती है। और कभी कभार क्या होता है कि ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, मतलब अपना जो एक्चुअल इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाती है। तो इन तरह की ड्रग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह की एंटरिक कोटिंग कर दी जाती है, ताकि स्टमक में वो इंटैक्ट रहे, स्टमक में उसको कहीं से भी वो एब्जॉर्ब ना हो, और जैसे ही वो इंटेस्टाइन की बेसिक इन्वायरमेंट में आए, वहाँ उसकी कोटिंग डिसॉल्व हो जाए और फिर वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। नेक्स्ट देखिए, पूछ रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, टाइम ऑफ द डे व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर। तो देखिए किस समय ड्रग दी जा रही है, ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी ड्रग आपको खाने के पहले लेनी है, कौन सी ड्रग खाने के बाद लेनी है, कौन सी ड्रग रात को लेनी है, दिन में लेनी है। बट बाकी जो चीज़ें होती है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, मतलब अगर ड्रग, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया अपनी प्रीवियस स्लाइड पे, कि अगर ड्रग इंटेस्टाइन में पहुंच गई है, तो यहाँ पर क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है इंटेस्टाइन का एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टमक या किसी भी और ऑर्गेन से, तो इसीलिए अच्छे से एब्जॉर्ब होती है ड्रग इंटेस्टाइन से। पीएच ऑफ द ड्रग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर पीएच उसकी बेसिक होती है, यानी इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक होती है, उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है उसके एब्जॉर्प्शन को। बट टाइम ऑफ द डे एज सच इसका कोई इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता है, ये डॉक्टर खुद ही बता देते हैं कि कब किसी भी पर्सन को किस तरह से मेडिकेशंस लेनी है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिबो इन क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में प्लेसिबो का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या पर्पस होता है उसका। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्लेसिबो एक्ट करता है एज अ कंट्रोल ग्रुप जब उसका इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल में। और यहाँ एज अ कंट्रोल ग्रुप किसके कंपैरिजन में, तो ऐसे ग्रुप के कंपैरिजन में जिसको एक्टिव ड्रग दी जा रही है। बच्चों देखिए यहाँ पर जो प्लेसिबोज होती हैं वो ऐसी मेडिकेशन होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्सन सोच रहा है कि वो एक्चुअल मेडिकेशन, मान लीजिए उसको बुखार है और वो सोच रहा है कि वो एक्चुअल पैरासीटामोल की टैबलेट या कैप्सूल ले रहा है, बट प्लेसिबो क्या होती है, एक्चुअल उसमें ड्रग प्रेजेंट ही नहीं होता है जो पर्सन को दी जा रही है, जो कंट्रोल ग्रुप को दी जा रही है। उसमें एक शुगर की कैंडी या ऐसा ड्रग जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं है वो पर्सन को दे दिया जाता है। तो दिमागी तौर पर उसको लगता है कि उसने तो दवाई खाई है और उसका बुखार ऐसे ही कम होता रहता है, जबकि उसने पैरासीटामोल ली ही नहीं है। यहाँ देखिए प्लेसिबो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो दिमागी पेशेंट्स होते हैं, जिनको मानसिक बीमारी होती है। तो इन तरह के लोगों को क्या लगता है कि अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा प्लेसिबो बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरह की ड्रग्स देते हैं इन पेशेंट्स को। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर प्लेसिबोज दी जाती हैं जो कि एक्चुअल ड्रग नहीं होती है, जो कि एक तरह का ब्लेंड ड्रग होती है, एक तरह की प्लेन सब्सटेंस होता है जो एज अ ड्रग उनको दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम अपने आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कौन सा इसमें से मेथड नहीं है स्टेरिलाइजेशन का। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन डी, फ्रीजिंग किसी भी तरह का मेथड नहीं है स्टेरिलाइजेशन का। बाकी जो आप देख रहे हैं ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये तीनों ही मेथड हैं स्टेरिलाइजेशन के, जहाँ पर ऑटोक्लेविंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को, जो हमारे ऑपरेटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑपरेटिव क्लोथ्स होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए। फिल्ट्रेशन के थ्रू बहुत सारे जो कल्चर मीडियम होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। रेडिएशन थेरेपीज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको स्टेरिलाइज किया जाता है। जबकि फ्रीजिंग के थ्रू ऐसा कुछ भी स्टेरिलाइजेशन का काम नहीं लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत मेहनत लगती है आप तक सब कंटेंट पहुँचाने में हमको, तो इसी तरह से हमें सपोर्ट अपना दिखाते रहे। और कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।